एंडेमॉल शाइन इंडिया और बालाजी मिलकर टीम का कॉल आया मेरे लिए ना। जब मैं जेल से वापस आई ना तो सारी चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। कोई भी हो दुनिया में जब भी पैसे देने की बात आती है दे अलग पैसे नहीं है। करण कुंद्रा की जो भी कॉस्टिंग थी मैंने उसे बाय भी की है कि मुझे नहीं पसंद है कंगना। मुनव्वर को सब कुछ पता है कि कौन आ रहा है। तो आपने वो सीक्रेट्स रिवील करे वहाँ पे उनको कॉन्ट्रैक्ट? हाँ मैंने किए हैं कि मेरे 4 महीने आपने खराब कर दिए। इसमें सीक्रेट्स बाहर आ रहे हैं तो ये सब फिक्स्ड होता है? सब फिक्स्ड होता है सब कुछ। अगर एकता कपूर इस दुनिया की आखिरी प्रोड्यूसर भी हुई, कौन आपकी नज़र में जीतते हुए नजर आ रहा है? मुझे मुनव्वर दिख रहे हैं। अंजलि ऐसा लगता है कि वो मुनव्वर के लिए आई है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल टेली खजाना में। लॉकअप एक ऐसा शो बन चुका है जो कि व्यूज के मामले में लाखों कमा रहा है, करोड़ों कमा रहा है, लेकिन कंट्रोवर्सीज भी पीछे नहीं छूट रही हैं। एक एक्ट्रेस को किया था वादा, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था। उसे बोला गया कि आप जो हैं घर पे रहिए और हम आपको कांटेक्ट करेंगे। सारी चीजें हो गई, लेकिन उस एक्ट्रेस को नहीं लिया गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं गहना वशिष्ठ की। इस वक्त मेरे साथ हैं, इनसे इनकी बातचीत सुनते हैं कि आखिरकार लॉकअप की ये सारी बातें क्या हैं। बहुत बहुत स्वागत है गहना आपका। थैंक यू सो मच राहुल, हाउ आर यू? आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? गुड गुड, थैंक यू सो मच। गहना जी, ये जब खबर आई तो पहला तो मेरा यही था कि गहना वशिष्ठ कहीं ना कहीं जो है चीज़ें थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो जाती है जब आपका नाम आता है। राज कुंद्रा वाला भी हमें याद है, हमने बातचीत करी थी, उस दौरान भी थोड़ा सा आपका नाम आ गया था। उससे पहले भी आया था, आप सेट पे बेहोश हुई थी, वो भी मैंने आपसे पूछा था। अभी अचानक से ये क्या है बात मैम? थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, जनता को समझाइए, और कैन यू शो अस सम प्रूफ ऑल्सो? यस, आई हैव एवरीथिंग। ओके, शुरू से बताइए। शुरू से मुझे दिसंबर एंड में इनके कास्टिंग टीम का कॉल आया कि मैम एक शो स्टार्ट कर रहे हैं एंडेमॉल शाइन इंडिया और बालाजी मिलकर के, आप करना चाहोगे? मेरे लिए ना जब मैं जेल से वापस आई ना तो सारी चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। मुझे कोई भी चीज़ करने के पहले 10 बार सोचना पड़ता है कि कहीं वो बैकफायर ना हो जाए। तो बहुत था, मैंने कहा यार करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मुझे शो का ब्रीफ दो। उन्होंने कहा ऑलमोस्ट बिग बॉस जैसा रहेगा, प्लेटफॉर्म डिजिटल है, टीवी पे नहीं ले रहे हैं, कंट्रोवर्शियल शो रहेगा लेकिन जेल थीम पर है। मैंने कहा यार अब नहीं करना, ये ऑलरेडी मैं ऐसे भुगत के आ चुकी हूँ, अभी मेरी हिम्मत नहीं है। तो उन लोगों ने कहा नहीं नहीं एक मीटिंग कर लेते हैं। मैंने कहा श्योर, बोले हाँ। फिर मैं एंडेमॉल शाइन इंडिया के ऑफिस गई जो कि बांद्रा ईस्ट में है। मैं वहाँ गई, मुझे प्रॉपर ब्रीफ दी गई। 5-6 लोग मेरे साथ राउंड टेबल पे बैठे थे। वहाँ मैं राहुल तिवारी से मिली, सॉरी राकेश तिवारी से मिली। एंडेमॉल शाइन इंडिया में सारी मीटिंग्स वगैरह ही वॉज अरेंजिंग। वो एंडेमॉल शाइन इंडिया का बंदा है। एंड देन वहाँ पे बालाजी का क्रिएटिव हेड जो था वो मेरे साथ जूम चैनल पे था। उसने मुझे पूरे शो की ब्रीफ दी कि मेटावर्स शो है, रियलिटी बेस्ड होगा, बिग बॉस जैसा ही है। क्योंकि जब भी कोई टीवी पे जेल थीम पर या आप किसी को इन हाउस जब बंद कर लेते हो तो दिमाग में आपके बिग बॉस ही आता है। बट हम लोग इसको जितना पॉसिबल होगा अलग करने की कोशिश करेंगे। फिर उन लोगों ने मुझे पूरी ब्रीफ दी कि ऐसा है शो, ऐसा है शो। तो मुझे ना थोड़ा सा रिस्की लग रहा था कि यार कहीं मैं अंदर जाऊँ, मैं फिर से ना प्रॉब्लम में फंस जाऊँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी कोच की डेट का क्या सीन है। मैंने कहा नहीं अभी तो नहीं है, 28 नवंबर को है मेरी डेट और मुझे जाना पड़ता नहीं है कोर्ट में। फिर उन्होंने मुझसे सारा मैटर पूछा, मैंने उन्हें पूरा सारा मैटर बताया, सब कुछ A to Z। तो बोले कि आप, हमारे पास बहुत ज़्यादा बजट नहीं है, आप क्या चार्ज करोगे? मैंने कहा पहले फाइनल कर लेते हैं एंड देन विल टॉक अबाउट बजट। तो दे सेड कि मैम आपको ना कुछ अपने सीक्रेट्स भी रिवील करने होंगे। अच्छा, एट द पॉइंट ऑफ टाइम? हाँ मीटिंग पे, हाँ पहले पता था मुझे, फर्स्ट मीटिंग में ही। बट तब तक मुझे ये नहीं पता था कि कंगना रनावत इसकी होस्ट हैं, तब तक मुझे नहीं बताया गया था। तो मैंने कहा यार मेरी लाइफ में सीक्रेट्स बचे क्या हैं? आप लोगों ने जो भी कुछ बचा था सब कुछ तो मीडिया के सामने आ गया। बोले नहीं नहीं नहीं, यू हैव टू शेयर समथिंग जो कि किसी को नहीं पता है। मैं घर आई, मैंने अपने 1-2 फ्रेंड्स को फ़ोन किया, मैंने पूरी चीज़ें नहीं बताई। बट मैंने बोला यार ऐसा हो सकता है क्या कि कोई आपकी चीज़ें पूछे? तो बोले यार फंसा सकते हैं। बट तू कहाँ गई थी मिलने? मैं गई, मैं ऑफिस गई थी। बोले नहीं नहीं फिर रियल होगा। फिर पूछे कि व्हाट्सअप पे बात हुई थी या नॉर्मल कॉल पे? मैंने कहा नॉर्मल कॉल पे। तो बोले नहीं नहीं फिर रियल होगा। मैंने कहा ठीक है। फिर 2 दिन के बाद मुझे फ़ोन आया ऑल्ट बालाजी की टीम से, रिदांश का। रिदांश ने बोला कि मैम आप हमारे साथ शो कर रहे हैं और पर डे का क्या लोगे आप? मैंने बोला यार पर डे मेरा कम से कम भी 1 लाख रुपए तो बनता है।
तो बोले मैम बजट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है यार, काफ़ी टाइम से घर पे बैठी हुई हूँ, तो लास्ट टू लास्ट 50,000 कर दो पर डे। तो अब वही सेम, हर प्रोडक्शन हाउस का सेम रोना, जब भी पैसा नहीं है हमेशा, हाँ कितना भी बड़ा प्रोडक्शन हाउस हो, कोई भी हो दुनिया में, जब भी पैसे देने की बात आती है दे लाइक पैसे नहीं है मैम, पैसे नहीं है। मैंने कहा ऑल्ट बालाजी का शो है, एकता कपूर का शो है, और पैसे नहीं है, कैसी बातें कर रहे हो, और साथ में एंडेमॉल शाइन इंडिया है। बोले मैम समझो, ये है वो है। मैंने कहा मुझे बता देना, वर्कआउट होगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो अगेन मुझे 2 दिन के बाद कॉल आया, मेरे पास कंफर्मेशन मेल भी है। तो मुझे मेल आया प्रदीप गिरी का कि ही इज़ इन दिस थिंग, ईपी है वो सारी, हाँ सारी कॉस्टिंग वगैरह, सारा जो भी बजट है ही डिसाइड्स। फर्स्ट ही कॉल्ड मी अप एंड देन ही वाज लाइक कि मैम मेरे पास ये बजट है, टेक इट और लीव इट। मैं बोली क्या बजट है? बोला वीकली मैं आपको 1.5 लाख रुपए दूंगा। मैंने कहा यार ये तो बहुत कम हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या हो गई थी ना कि मैं 1 ईयर से घर पे बैठी हुई हूँ। मैं जब जेल से बाहर आई मैंने कोई काम नहीं किया। मैंने जनवरी में जो फिल्म शूट की थी एज अ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, वो फिल्म मैं रिलीज़ नहीं कर पाई। तो सब कुछ मैसी हुआ पड़ा था और मुझे काम की वाकई बहुत ज़रूरत थी। मैंने कहा डन, लेट्स डू दिस। फिर मुझे सेकेंड डे प्रदीप का मेल आया ऑल्ट बालाजी की ईमेल आईडी से, प्रॉपर कंफर्मेशन कि हम लोग कंफर्म कर रहे हैं 1.5 लाख रुपीज़ पर वीक। मैंने कहा डन। तो मैंने पूछा एमजी का क्या सीन है, मिनिमम गारंटी, क्योंकि रियलिटी शोज़ में ना पब्लिक को लगता है कि रियलिटी हो रही है बट हमेशा एमजी होती है। तो मुझसे कहा गया कि नहीं नहीं, हम लोग किसी को भी इस बार एमजी नहीं दे रहे हैं, बट यू डोंट वरी, एटलीस्ट यू विल बी देयर फॉर 8 वीक्स। तो मैंने 8 वीक का काउंट किया। मैंने कहा ठीक है यार चल यहाँ कर लेते हैं, फिर बाहर कमा लेंगे। फिर मेरे से इन लोगों ने मुझे सबअर्बन पैथोलॉजी भेजा। वहाँ पे मेरे ब्लड टेस्ट हुए, मुझे टिटनेस की इंजेक्शन दी गई कि अंदर जाके आपको चोट लग सकती है। मैंने पूछा सबको दे रहे हैं? बोले हाँ हाँ। इवन जब मैं सबअर्बन गई तो वहाँ पे जो पैथोलॉजी में जो नर्सेस होती हैं वो भी जानती थी, क्योंकि इनका प्रोसेस है, बिग बॉस में भी ये लोग वहाँ भेजते हैं। फिर उसके बाद मेरी वहाँ पे साइकेट्रिस्ट के साथ में जूम कॉल पे मीटिंग हुई कि आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, आप चीज़ों को लेके पैनिक हो जाती हैं, क्या क्या होता है। वो भी 2 से ढाई घंटे का सेशन था, वो सारी चीज़ें हुई। उसके बाद मुझसे फिर इन लोगों का कॉल आया, कुछ 2 से ढाई घंटे का था। उसमें मुझे एक एक करके चीज़ें रिवील की गई। मुझे बताया गया कि हमारी होस्ट कंगना रनावत है। नहीं, पहले मुझसे पूछा गया, ऐसे सबसे पहले मुझे कॉल किया गया है एंड देन दे वर लाइक कि आपको पता हमारी होस्ट कौन है? मैंने बोला यार जब ऑल्ट बालाजी है तो करण कुंद्रा ही होगा। आपके दिमाग में जैसे ऑल्ट, वो क्रेज भी था करण, हाँ करेक्ट, और तेजस्विनी को इन लोगों ने ऑलरेडी दूसरा शो दे दिया था, तो एकता को मैनेज करना था कि करण को कुछ और देना ही होगा, क्योंकि यू नो ना हमारी इंडस्ट्री में सब कुछ मैनेजमेंट चल रहा होता है। और इसके पहले ओटीटी पे जो वना थी वो दिव्या थी, वो भी एकता की आर्टिस्ट थी। अभी यहाँ पे तेजस्वी जी थी, वो भी एकता की आर्टिस्ट है। तो करण को भी उन्हें कहीं ना कहीं मैनेज करना होगा, यू नो हाउ दिस वर्क्स। और ऊपर से एंडरबॉल में एकता कपूर इस तरीके से घुस गई है कि मैनेजमेंट एकता कपूर का ही होना है। तो मैंने बोला कि करण होगा। देन दे सेड कि नहीं नहीं नहीं, आप फिल्म का सोचो। तो मैंने दिमाग लगाया कि यार एकता कपूर की किससे बन रही है इन दिनों? मैंने कहा कंगना। एंड देन दे स्टार्टेड लाफिंग। मैंने कहा वो कैसे आपने गेस किया? मैंने कहा देखो ऐसा ना अचानक से निकला। देन दे सेड यस। सो अच्छा भी लगा, बहुत शॉकिंग भी था और बहुत ना ट्रिकी था, क्योंकि इसके 2 दिन पहले मैंने जुहू में एक इवेंट अटेंड किया था। वहाँ पे मुझसे एक पीआरओ ने पूछा था कि आप अपने आप को कंगना को कैसे कंपेयर करते हो, तो मैंने वहीं पे कहा था कि मुझे नहीं पसंद है कंगना। तो मैंने कहा यार ये फंसाने वाला हो सकता है कोच, यू नेवर नो क्या हो जाए। फिर देन दे ब्रीफ्ड एवरीथिंग अबाउट द शो कि ऐसे शो होगा, वीकली होगा, 10 हफ्तों का शो है, हम लोग 16 कंटेस्टेंट्स लेके जा रहे हैं और जेल थीम है, आप लोग की जो पर्सनल सीक्रेट्स हैं वो आपको रिवील करने होंगे। तो आपने वो सीक्रेट्स रिवील करे वहाँ पे उनको कॉन्ट्रैक्ट में? हाँ मैंने किए हैं, उन्होंने मुझसे प्रॉपर मेल पे लिए हुए हैं। पहले मैंने 5 सीक्रेट्स भेजे, देन उन्होंने मुझसे 8 मांगे। फिर उसके बाद फिर मैं इनके ऑफिस गई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट साइन किया मैंने इनके साथ ऑफिस में जा कर के। इन्होंने अगेन मेरे साथ एक और अग्रीमेंट साइन किया प्रॉपर, कुछ
एनडीए प्रॉपर एनडीए साइन किया है कि आप कहीं रिवील नहीं कर सकती। मैंने कहा फेयर इनफ। फिर इन लोगों ने बोला शॉपिंग करना शुरू करो। हम लोग को बोला गया पहले एक बहुत बड़ा बैग रखना, एक छोटा बैग रखना। देन एक कंक्लूजन पे आए कि कोई बात नहीं, 2 बड़े बैग रख लो, क्लच वगैरह नहीं रख सकते, अब ड्रायर नहीं रख सकते, स्ट्रेटनर रख लो, कर्लर रख लो, मेकअप मिनिमल रख लो। फिर हम लोगों ने कहा कि जो हमारे पास क्लोथ्स हैं क्या वो हम रख सकते हैं। देन दे सेड नहीं नहीं नहीं, ब्रांडेड स्टफ़ नहीं चलेगा, जिस पे भगवान जी के प्रिंट्स हैं या किसी भी धर्म की रिलीजियस प्रिंट्स वो नहीं चलेंगी, कोई फेमस कार्टून नहीं चलेगा, कोई फेमस रियलिटी शो का अगर टाइटल है, जैसे मैंने एक टी शर्ट ली उस पर फ्रेंड्स लिखा हुआ है, तो दे वर वेरी क्लियर कि फ्रेंड्स जो शो है वो ऑलरेडी बहुत फेमस है, तो यू कैन नॉट वेयर दैट। मैंने कहा फेयर इनफ। फिर मैंने कम से कम 6 से 7 राउंड्स ना सिर्फ शॉपिंग की है। मेरी कम से कम भी ना 2.5 से 3 लाख सिर्फ शॉपिंग में गए। क्योंकि अगर आपको किसी शो में 8 से 10 हफ्ते रहना है तो आप अपने पुराने वाले कपड़े नहीं पहन सकते, क्योंकि उस पर कहीं ना कहीं लोगो होता है। एंड देन यू कैन नॉट रिपीट द सेम क्लोथ, क्योंकि आप 24 घंटे दिख रहे हो, है ना। एंड देन आपको मालूम है कि टीवी पे जब आपको लोग देख रहे हैं तो 24 घंटे दिख रहे हैं, तो यू हैव टू लुक गुड। तो मैंने सारी शॉपिंग की, बार बार जा के चेंज हो रहे हैं, ये चेंज हो रहा है। मैं शॉप पे जा रही हूँ, मैं उनको बोल रही हूँ कि नहीं ये चेंज हो सकता है। एंड देन वो मेरा फेस देख रहे हैं, मैम आप भी चेंज करते हो क्या कपड़े? मैंने कहा नहीं मैं नहीं करती हूँ, इस बार मैं मजबूर हूँ। तो ये चल रहा है। फिर उसके बाद वहाँ पे जो सारी चीज़ें मेरे साथ मैनेज कर रही थी उसका नाम था कोशा। तो वो ऑल्ट के और सब सारी टीम ऑल्ट के साथ था। हम लोग का सारा जो मैनेजमेंट चल रहा था कोशा के साथ, ऑल्ट वालों के साथ चल रहा था। फिर उसके बाद मुझे सुमित का फ़ोन आया, उनके प्रोडक्शन वाले का। सुमित ने मुझसे कहा आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और अपनी अकाउंट डिटेल सारी भेज दो। मैंने सुमित को भेजा, मैंने रिदांश को भी भेजा, मैंने प्रदीप गिरी को भी भेजा, मैंने राकेश को भी भेजा जो एंडमॉल का, मैंने कोशा को भी भेजा, मैंने सबको भेजा। सब मुझसे हर दूसरे दिन अकाउंट डिटेल्स मांगते थे। मुझे लगता था शायद आज नहीं कल एडवांस आएगा, परसों एडवांस आएगा। एडवांस तो कभी नहीं आया। उसके हाँ एडवांस नहीं आया। फिर मैंने पूछा कि यार क्या सीन है, शो कब से एग्जैक्टली स्टार्ट होने वाला है? ये जनवरी पूरा चला गया, ठीक है, फरवरी मिड चला गया। देन इन लोगों ने मुझसे कहा मैम हम लोग मोस्ट प्रोबेबली 28 से क्वारंटीन करेंगे सबको, क्योंकि 26 से हमको शूटिंग स्टार्ट करनी है, तो एटलीस्ट 4 से 5 दिन का हो सकता है। तो अब मुझे क्वेश्चन यहाँ पे, मैं घर में क्या बताऊँ? ये लोग कह रहे हैं मत बताओ। फिर भी मैंने घर वालों को बताया, तो उन्होंने मुझसे पूछा एक बार होटल पूछ लेना कि किस होटल में स्टे कराने वाले हैं, हम लोग को पता होना चाहिए। मैंने कहा यार ऑल्ट बालाजी में ना जो एकता मैम है उनका ईगो ना बहुत बड़ा है। अगर ऐसा क्यों कह रही हैं? ऐसा नहीं, आपके दिमाग में बैठा हुआ एकता मैम को लेकर के ना, जब भी आप एकता मैम को देखते हैं आपके दिमाग में होता है कि शी इज़ वेरी ईगोइस्टिक। आप उनको देख के आप ऐसा सोचते हो। तो मैंने कहा मैं पूछूं कहीं वो भड़क ना जाए, इससे अच्छा मैं ये नहीं पूछती हूँ कौन सी होटल, मैं डायरेक्टली पूछ लेती हूँ कि 5 स्टार होगी कि नहीं होगी। तो मैंने ये भी पूछ लिया। सो देन दे सेड नहीं 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 5 स्टार ही होगी, यू डोंट वरी। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उन्हें सारे सीक्रेट्स रिवील किए जो कुछ रिलेटेड उनके डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर से भी रिलेटेड थे, क्योंकि 10-11 किन के डायरेक्टर? बालाजी के। अच्छा, बालाजी के ही डायरेक्टर प्रोड्यूसर से रिलेटेड थे। कुछ मेरे सीक्रेट्स थे। फिर उन्होंने मुझसे कहा आप नाम ले लोगे? मैंने कहा हाँ मुझे कोई इशू नहीं है, मेरे पास सारी चैट्स सारे प्रूफ हैं, तो मुझे क्या इशू है। बोले कंट्रोवर्शियल हो सकता है। मैंने कहा आपको जैसा सही लगे। तो उन्होंने कहा जब भी हम कोई भी सीक्रेट आपका रिवील करेंगे हम आपके साथ पहले क्लियर कर लेंगे। वो एनओसी भर रहे हैं। हाँ, तो ये जो भी लोग जो बता रहे हैं वो पहले चैनल के साथ क्लियर होता है हर सीक्रेट। जैसे सपोज़ मैं कल ये बताने वाली हूँ कि मेरा सपोज़ इसके साथ अफेयर है, तो पहले मुझसे चैनल वाले पूछेंगे कि कल ये हम लोग रिवील करने वाले हैं, ये पॉइंट है, आर यू ओके विद दिस? मैं कहूँगी हाँ, फिर वो रिवील किया जाएगा। तो ऐसी सारी चीज़ है ना, कहने को रियलिटी है बट सब कुछ क्लियर है। सो आपका कहने का मतलब है कि हम जो सामने देख रहे हैं कि इतना रियलिटी शो इतना तगड़ा है जिसमें सीक्रेट्स बाहर आ रहे हैं, तो ये सब फिक्स्ड होता है? सब फिक्स्ड होता है, सब कुछ हम लोगों से प्रॉपर मेल पे लिया जाता है कि आपको ये बोलना है, आप कैसे ऐसे होगा। हम लोग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग से पूछा गया है कि ये शो बिग बॉस जैसा नहीं होने वाला है, यहाँ पे ब्रेन गेम्स होंगे। वो तो हम एग्री करते हैं, ऐसा ही है। तो आप लोग से किसी भी टाइप से आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, डिस्कशन हो सकते हैं, आपके क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो मैंने अपने साइड से बहुत सारे टॉपिक रखे। तो जैसे कंगना आती है आपके दिमाग में नेपोटिज्म आ जाता है, तो मैंने कहा मैं नेपोटिज्म पे बात करूँगी।
फिर उस पे फिर मुझसे पूछा कि आप दूसरा किस टॉपिक पे बात करोगे, फिर मैंने कहा मैं हिंदू मुस्लिम पे भी बात करूँगी। हाँ, तो ऐसे मुझसे बहुत सारे टॉपिक्स पूछे गए, मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पे बात की। हम लोग की बहुत वीडियो कॉल्स पे बातें हुई हैं, 2-2 घंटे, ढाई घंटे। एंड मुझसे पूछा गया अगर आपको कोई दबाने की कोशिश करेगा आप दबोगे। मुझे मालूम है रियलिटी शो है तो उनको एकदम ना ऐसे चाहिए कि धाकड़ चाहिए, ब्लंट चाहिए। तो मैं मेंटली प्रिपेयर थी, मुझे हाँ आई एम, बट उनको मुझे प्रूव भी करना होता है ना, क्योंकि यू आर आपको किसी शो हाँ 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 तो अच्छा गहना जी, यहाँ पे जब सारी चीज़ें सही जा रही थी, जब सारी चीज़ें प्रॉपर वे में जा रही थी, तो आखिरकार आपको ठगा सा कब महसूस हुआ, जब आपको महसूस हुआ कि मेरे को ठग दिया? मुझे मैं बताऊं, मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ। मुझे द स्टेटमेंट व्हिच यू पास ना कि 4 मंथ से मैं थी हाँ हाँ और वही ये वही सारी चीजें, हाँ, तो ये कब आपको ये हुआ? कब हुआ मैं आपको बताऊं। मुझे 18 फरवरी को रिदांश का कॉल आया एज ऑलवेज कि मैम हम आपको ना फर्स्ट वीक में नहीं लेके जा रहे हैं, हम आपको सेकंड वीक में लेके जाएंगे। मैंने कहा आप मजाक कर रहे हो, मैं घर पे बैठी हुई हूँ। अभी 2 दिन पहले गोवा में एक इवेंट था, मुझे उसके लिए किसी पीआरओ का कॉल आया, मैंने वो छोड़ा। फिर अभी बैक टू बैक शोज़ आ रहे हैं, कैंडम मॉल का शो आ रहा है जो मीका का शो है, मैंने वो नहीं लिया क्योंकि मुझे लगा 2-2.5 महीने इसमें जाएंगे, डेट्स क्लैश हो जाएंगी, तो मैंने नहीं लिया। मैं कुछ नहीं ले रही हूँ, मैं ये शो नहीं पकड़ रही। मैंने कहा क्या मजाक चल रहा है, फिर आप मुझे एडवांस भी नहीं पे कर रहे हो। सो देन दे सेड नहीं मैम हमने किसी को एडवांस नहीं दिया है, और 28 को यानी कि डे आफ्टर टुमारो हम आपके साथ शूट कर रहे हैं कालिया मैदान में, जहाँ पे हम पोस्टर शूट करेंगे, हम ट्रेलर शूट करेंगे, हम टीज़र शूट करेंगे, और जैसे जो भी इनके इन हाउस ब्रांड्स हैं उन सब के लिए हम लोग बाइट्स शूट करेंगे। जैसे जोश हो गया, जैसे जो है ना शोज़ है उनके लिए। फिर आपकी बाइट्स लेंगे कि मैं परेशान हूँ मुझे वोट दीजिए। फिर सारे इमोजीज़ वगैरह शूट किए गए, हम लोगों ने वो शूट किया सेम टाइम पे सेम वैनिटी में। मेरा 8 to 11 था, 11 to 2 सारा खान थी, फिर 2 to 5 पायल रोहतगी थी, एंड देन उसके बाद अली मर्चेंट था। और वहाँ पे डिज़ाइनर थी हर्षा, हम लोग सेम वैनिटी में थे 1 by 1। तो जैसे मेरा पैकअप होने वाला था सारा आ गई, तो मुझे उसकी आवाज़ आ रही थी क्योंकि डोर बस का एक वो था सेपरेशन। सारा इज योर गुड फ्रेंड राइट? नो नॉट दैट गुड, बट आई नो हर क्योंकि इवन शी इज़ फ्रॉम भोपाल। ओके। हाँ, एंड आपने कभी देखा होगा जब बिगिनिंग में शो चल रहा था तो मुनव्वर और सारा कई बार बातें करते थे, तो ही यूज़ टू आस्क हर कि तुम्हें पता है ना अली आ रहा है, तो सारा यूज़ टू से हाँ हाँ मुझे पता है, बट और कौन आ रहा है। तो मुनव्वर कई बार कहता था कि वो भी लड़की आ रही है जो कंट्रोवर्सीज़ में थी, जो भी जेल गई थी, तो मेरा नाम जब आता था म्यूट हो जाता था, बट मुझे पता है कि मेरे बारे में बातें हो रही हैं। क्योंकि हर किसी को ना थोड़ा थोड़ा पता था कि कौन कौन आ रहा है। मुनव्वर को सब कुछ पता है कि कौन आ रहा है। फिर उसके बाद अली नहीं गया, तो फर्स्ट वीक गया उसके बाद। तो मैंने अली का जो दोस्त है, एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है निखिल, मैंने निखिल को फ़ोन किया कि यार अली भी जाने वाला था, उसका क्या सीन है। तो निखिल सेट कि वो इस सैटरडे जा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो, शायद हम दोनों जा रहे हैं, बट तीसरा कौन है मुझे नहीं पता, क्योंकि तब तक 13 लोग गए थे और 3 लोग और पेंडिंग हैं। तो मैंने ऑल्ट की टीम से पूछा रिदांश को अगेन, रिदांश ने कहा मुझे नहीं मालूम मैम, क्रिएटिव वालों। मैंने कहा कुछ और पकड़ लूँ, नहीं नहीं मैम बिल्कुल नहीं लेना, आप कॉन्ट्रैक्ट में आप कोई शो नहीं पकड़ सकते। फिर मैंने कोशा को पूछा, कोशा ने मुझे राकेश तिवारी को बोला फ़ोन करने को, जो एंडम मॉल का बंदा है। राकेश ने मुझे कॉल किया, मैंने राकेश को पूछा, तो राकेश बोलता है यार गहना मेरे पास कुछ नहीं मालूम, मुझे एकता फाइनल कॉल लेगी। मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर राकेश को मैंने फिर पूछा, तो राकेश बोलता है यार कुछ आइडिया नहीं है। राकेश ने मुझसे पूछा आपका एडवांस मिला है क्या? मैंने कहा नहीं यार। मैंने कहा बाकी किसी को मिला है? तो अगेन यार नहीं मालूम। फिर मैंने अली का पूछा, तन अली को एडवांस नहीं मिला। फिर मुझ पर रिदांश भड़क गया कि आप एंडम मॉल से क्यों बात कर रहे हो, हम लोग आपको बताएंगे। मैंने कहा कब बताओगे? सेकंड वीक आ गया, कोई प्रोमो नहीं, कोई टीज़र नहीं, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं कि कोई नया बंदा या बंदी आने वाली है। अब क्या सीन है, इन लोगों ने एक ग्रुप बनाया, लॉकअप ग्रुप, गहना लॉकअप, उसमें इनके ईपी मार्केटिंग वाले, इनके सारे लोगों से मेरी बात हो रही, कोई रिवील नहीं कर रहा। थर्ड वीक आ गया, मैं पूछ रही हूँ क्या सीन है यार, मेरा टाइम जा रहा है, मेरी चीज़ें, मेरे कमिटमेंट्स जा रहे हैं, मुझे काम करना है, मुझे भी तो सर्वाइव करना है। बॉम्बे में सर्वाइवल बहुत कॉस्टली है, और अगर आप बॉम्बे की बात छोड़ दो, अगर मैं आपको एक दिन के लिए बुक करूँ और मैं आपको शूट पे नहीं बुलाऊँ, भड़क जाओगे। मेरे 3.5 पौने 4 महीने बर्बाद हो चुके हैं, आप मुझे कुछ रिवील नहीं कर रहे हो।
फिर मुझे कास्टिंग वाले का फ़ोन आता है, मैम आप 100% जा रहे हो, वाइल्ड कार्ड एंट्री में जा रहे हो। मैंने कहा कब जा रही हूँ, अब तो क्लियर करो। 18th ऑफ मार्च को ना मैं इतनी इनसे पिस्ड ऑफ हो गई कि मैंने इनके ग्रुप से खुद को एग्जिट कर लिया। फिर भी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, हाँ मुझे कोई कुछ नहीं बता रहा है, मैं जा रही हूँ मैं नहीं जा रही हूँ, कुछ भी नहीं। मुझे 21 ऑफ मार्च को रिदांश का फ़ोन आता है 2-2:30 बजे कि आप अपना मेल आईडी दे दो। मैंने कहा मेल आईडी दे दूँ का क्या मतलब मजाक है, आपके पास ऑलरेडी मेरी ईमेल आईडी है, आपके पास सारी चीज़ें हैं। बोले हम आपको टर्मिनेशन लेटर मेल कर देंगे। मैंने बोला कोई एक्सप्लेनेशन है इस पर? मैम फाइनल कॉल सीनियर्स का होता है। मैंने कहा कौन सीनियर? बोला एकता मैम। तो मैंने कहा मुझे कोई रीज़न पता चलेगा? बोले अब सो सॉरी। मैंने कहा ठीक है फिर तो भेजो। अच्छा गैना जी, मुझे ये बताइए कि आप इंडस्ट्री में काम करती हैं, आपने एकता मैम के साथ गंदी बात भी करी और बहुत अच्छा एपिसोड था आपका पूरा, वो सारी चीज़ें, बट सडनली आप इस तरीके से जो चीज़ें, मतलब ये जो चीज़ें आपके सामने आई, डोंट यू थिंक कि कहीं ना कहीं आपके ऑल्ट के साथ इसको लेकर थोड़ा सा लफड़ा हो सकता है और पंगा हो सकता है? इससे ज़्यादा क्या पंगा होगा कि मेरे 4 महीने आपने ख़राब कर दिए, और 4 महीने के बाद मुझे ये भी नहीं मालूम है कि मैं क्यों निकाली जा रही हूँ या मैं क्यों टर्मिनेट हो रही हूँ। मुझे हक है ना रीज़न जानने का। अगर मैं आपके एक दिन में ख़राब करूँ तो मुझे एक्सप्लेनेशन देना होता है। आपने मेरे 3.5 से 4 महीने ख़राब कर दिया, मुझे क्यों नहीं बताया? अब दूसरी चीज़, आज मैं आपके साथ रिलेशन बनाने के लिए, कल फिर आप मुझे किसी शो के लिए साइन करो। मैं आपके शो में नहीं आई थी, आपने मुझे बुलाया था। आपको मैंने कॉल करके भीख नहीं मांगी थी कि आप मुझे काम दो। आपने मुझे फ़ोन किया था, आपने मुझसे कहा था शो करो, आपका ऑफ़र था, आपने मुझे घर पे बैठा के रखा है। आज मैं चुप रह जाऊं, कल फिर आप मुझे बोलो हमारा एक शो है, फिर आप मुझे 4 महीने बैठाओ। बॉम्बे में घर पे बैठ कर रहने से या चुप रहने से घर नहीं चलता है। आज मैं नहीं बोलूँगी, कल आप फिर किसी को उल्लू बनाओगे, परसों फिर किसी को बनाओगे, क्योंकि लोग इस बात से चुप रह जाते हैं कि अगला शो नहीं मिलेगा। कब तक? चुप रहने से क्या आपकी चीज़ें होती हैं? नहीं होती हैं। आप इतनी बड़ी प्रोड्यूसर हैं, आप इतनी बड़ी प्रोड्यूसर हैं, मैं बताऊं, मैं अपने घर पे रहती थी जब मैं बहुत छोटी थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, हम 5, कुम कसौटी, इतने बड़े शोज आते थे कि हमको सिर्फ बालाजी और एकता कपूर पता था। तो ना आपकी एक इमेज है जो आपने इतने सालों में बनाई है, लेकिन अगर आप अपनी ज़ुबान की पक्की नहीं है तो उस इमेज की कोई वैल्यू नहीं है। और अगर आज मैं बोलूं कि आप मुझे अपने शो में ले लेंगी तो मैं चुप हो जाऊंगी, तो फिर मैं अपनी अपनी वैल्यू खो रही हूँ। फिर जैसे आज मैं अगर आपको कह रही हूँ कि आप अगर इंसान हैं और आपकी ज़ुबान की कीमत नहीं है तो आपको इंसान कहलाने का हक़ नहीं है, ऐसी मेरी भी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आज मैं स्टैंड ले लूँ और कल मैं आपके पास शो मांगने चली जाऊँ। आज मैं क्लियरली बोलती हूँ, अगर एकता कपूर इस दुनिया की आखिरी प्रोड्यूसर भी हुई, मैं ज़िंदगी में एकता कपूर के साथ कभी काम नहीं करूँगी। और मैं ऐसे इंसान किसी के साथ काम नहीं करूँगी जो अपनी बात का पक्का नहीं है। अगर मैं अपनी बात के लिए स्टैंड नहीं ले सकती, अगर मैं एक वर्कर, मैं एक उनके लिए एक स्टाफ जैसी हो गई, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं उनके सामने बहुत छोटी हूँ, अगर मैं अपने आर्टिस्ट की इज़्ज़त नहीं करती हूँ, मैं उसके समय की इज़्ज़त नहीं करती हूँ, तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है। और सेम चीज़ मैं एकता कपूर के लिए बोलूँगी। ओके गैना, क्या आप ये फॉलो कर रही हैं लॉकअप? आपने देखा कॉन्सेप्ट, वो सारी चीज़ें कंटेंडर्स को खेलते हुए देखा, मतलब आपको क्या कहना है उसके बारे में, एक सरसरी तौर पे क्या कहना चाहती हैं आप? मैंने बिगनिंग में देखा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि बिगनिंग में मैं जा रही हूँ, तो सीख रहे होगे। मुझे पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को जब तक शो रिवील नहीं हुआ तब तक ये नहीं पता था कि अंदर कौन से कपड़े पहनाए जाएंगे। सो मैंने फर्स्ट डे बहुत एक्साइटेड होकर देखा। फिर वहाँ पे आर्टिस्ट की ना कॉस्टिंग थी, तो मैंने करण कुंद्रा की जो भी कॉस्टिंग थी मैंने उसे बाय भी किए, उसके जो पॉइंट्स थे, और मैं बहुत एक्साइटेड थी। तो बहुत मैंने सोचा चलो देखा जाए। जब मैंने देखना शुरू किया तो शुरू में फर्स्ट डे तो मुझे ठीक लगा, लेकिन मैंने देखा यार किसी को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। देखो, रियलिटी शो का मतलब पता है क्या होता है? आप रियल हो। मैं गहना हूँ तो मैं गहना हूँ, अगर मैं कोई और हूँ तो मैं कोई और हूँ। आई हैव ऑल द राइट्स टू स्पीक। पायल आई, उसे कंगना ने रोक दिया। कोई अब करण आया, करण को बोल दिया गया तुमने आज तक जितने शोज़ किए हैं तुम एक फेलुअर हो, तुम हर शो में फेल होते हो। यार आप किसी को ऐसे जज नहीं कर सकते।
हर आदमी यहाँ पे ट्राई कर रहा है, और एक शो है ना, अगर कोई भी शो है 10 लोग हैं, कोई हारेगा। बट गहना जी, रियलिटी शोज में तो अक्सर जज ही किया जाता है ना, मतलब आप तो जाते ही जजमेंट के लिए हैं। बट आप सेकेंड डे या थर्ड डे से जज हो ना, पहले दिन तो उनको खेलने दो। और जो जज बैठा है वही उन्हें रोक दे, नहीं तुम ये नहीं बोल सकते, नहीं तुम ये नहीं बोल सकते, यू कैन डू दैट। अब फर्स्ट डे तो उन्हें बोलने दो यार, रखने दो ना उनके पॉइंट्स। एक इंसान इतनी उम्मीद लेकर आया है, करण अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर आया, 2 या 3 जितने भी उसके बच्चे हैं। हर इंसान अपनी उम्मीद से आता है, फर्स्ट डे कह देते हो तुम फेलुअर हो। यार एक प्रोसेस है, एक शो में 10 लोग हैं, हारेंगे ना, कोई एक ही जीतेगा, 10 के 10 तो नहीं जीतेंगे। और अगर आपको पता ही जीतने वाला तो फिर उसी एक को खड़ा कर दो, फिर 9 लोगों को आप क्यों रख रहे हो? इट्स अ प्रोसेस। आप मिस इंडिया बनाओ या कोई भी टूर्नामेंट हो या कोई भी गेम हो, 10 लोग हैं तो 9 लोग हारेंगे ना यार, इट्स अ प्रोसेस। तो गहना जी, आपको क्या लगता है कि कौन आपकी नज़र में जीतते हुए नज़र आ रहा है? मुझे मुनव्वर दिख रहा है, हालांकि मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ शो को काफ़ी टाइम से, क्योंकि बहुत फेक लग रहा है, बहुत नहीं नहीं नहीं, नॉट मुनव्वर, सब फेक लग रहे हैं, सब फेक लग रहे हैं। सब वहाँ पे कुछ और दिखते हैं, कैमरे के सामने कुछ और बन जाते हैं। कुछ लोग फालतू की टीआरपी के लिए फालतू के ड्रामे कर रहे हैं। फिर अभी वो जो कचड़ा भर दिया गया है, वो एक अजीब सा लड़का है, मैं देख रही थी, क्या कक्कड़ क्या नाम है उसका, विनीत कक्कड़, हाँ। अजीब सा लगता है यार, वो आउट हो गया ना, वो अजीब सा, मतलब उसको रखा ही क्यों गया था। फिर उसके बाद सारे अजीब से, फिर सायशा वॉज ब्लंट, हाँ शुरू में बहुत अच्छा प्ले कर रही थी, फिर उस शी वॉज फाइन फॉर मी, मतलब वो रियल थी मुझे लग रही थी। पूनम बिना मतलब का ढोंग कर रही है, मतलब बिना मतलब की हाइपोक्रेसी है यार। आपसे पूछा जा रहा आप खाना खाए, हाँ 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 मैं खाना खाई। फिर पूछते हैं आप सो गई, हाँ 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 मैं सो गई। यार अगर मैं आपसे पूछूंगी आपने खाना खाया तो आप खाना खाए बोलोगे ना। अब उस पर आप एक पब्लिक वाली स्माइल क्यों पास ऑन कर रहे हो? फिर हर बात पे आप मुनव्वर के पास जाके बैठ जाते हो। अंजलि ऐसा लगता है कि वो मुनव्वर के लिए आई हैं। एक आप होता है ना, आपके साथ स्टाफ चल रहा होता है, आपके स्टाफ जब कोई पीए चाहिए तो अंजलि दे दी गई है, मुनव्वर कुछ बोलेगा अंजलि है, ऐसा फिलर होता है ना। फिर उसके बाद पायल ब्लंट है, स्टैंड लेती है, बट ना वो बिना मतलब का घुसते हुए मुझे दिख रही थी। मैंने शुरू में देखा है जब सिद्धांत और वो जो उसके साथ एक लड़का था शिवम की जब लड़ाई हुई, सिद्धांत जाके सो रहा है अपने वहाँ पे, सो जाता था हर सीन पे, पायल घुस जाती थी, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। फिर वो बाथरूम में गया है, पायल वहाँ घुस जाए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। अरे तुम उसकी मम्मा हो क्या? तुम ज्ञान जा रही हो हर बात पे, तुम अपना ज्ञान संभालो ना, तुमसे खुद का नहीं संभाला जा रहा, तुम दूसरे को दे रही हो। अच्छा गहना जी, ये तो रही लॉकअप की बात। लॉकअप में जेलर बन के करण कुंद्रा है, और करण कुंद्रा आजकल तेजस्वी के साथ है, और हैशटैग तेजरन बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। व्हाट इज़ योर व्यू पॉइंट ऑन दिस हैशटैग तेजरन? दे आर डूइंग वेल, ओके, आई मस्ट से, बहुत अच्छे भी लगते हैं दोनों। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर तेजस्वी शो की विनर नहीं होती और अगर उसके पास बालाजी का शो नहीं होता, तो करण का जो क्रेज़ है टुवर्ड्स हर, ये इस लेवल पे नहीं होता। बिलीव मी, ये जो क्रेज़ है ना, आप कभी भी देखना, आज जो भी लीडिंग लेडीज़ हैं, आप किसी की भी शादी देख लो, अगर आप कैटरीना और विकी की जो शादी हुई, आप देखो कैटरीना बड़ी एक्ट्रेस है। अभी आलिया और रणवीर की आप शादी देखो, तो आज की डेट में आलिया बड़ी एक्ट्रेस है, आज की डेट में आलिया का मार्केटिंग बड़ा है। जब ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी हुई थी, ऐश्वर्या बड़ी एक्ट्रेस थी। तो अगर कोई भी लड़की बड़ी पोजीशन में है, तभी लड़का उसके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल होता है, उसके पीछे क्रेज़ी होता है, और कोई भी हो। अदरवाइज़ आप देखो, कभी भी आपको एक्टर ना किसी लड़की के पीछे नहीं दिखेगा अगर वो लड़की बड़ी आर्टिस्ट नहीं है। आज तेजस्वी के पास बड़ा शो है, वो वना है, इसलिए करण उसके पीछे हर वो चीज़ बेस्ट पॉसिबल करता है कि वो दोनों न्यूज़ में रहें। आई लव देयर जोड़ी, आई हैव नो डाउट, मेरे पास कोई डिनाइल नहीं है। बट अगर लड़की बड़ी आर्टिस्ट नहीं होना, तो लड़का कभी उसको उस लेवल पे फॉलो नहीं करता जिस लेवल पे आज ये क्रेज़ चल रहा है, एंड इट्स अ फैक्ट। बाप रे। तो ये थी ब्लंट गहना वशिष्ठ। मैं कहूँ मेरे सारे सीक्रेट्स ले लिए गए, और क्या पता कल मेरे साथ वो बैकफायर हो जाएं, बैकलैश हो जाएं, कल मुझे उनके लिए शायद कोई ब्लैकमेल करने लग जाए, यू नेवर नो राइट। अगर आपको मुझे शो में नहीं लेना था तो मेरे सीक्रेट क्यों लिए? और दूसरी मेरी चीज़ है, आप बड़े प्रोड्यूसर हों या छोटे प्रोड्यूसर हों, आपका कमिटेड होना बहुत ज़रूरी है। आपके प्रोडक्शन की एक क्रिएटिव हेड आज इतनी बड़ी प्रोड्यूसर बन गई, और वो इसलिए बन गई क्योंकि आप ऐसी हैं। कल आपके यहाँ से और 4 लोग पता नहीं कितने बड़े बन जाएं, तो यू नीड टू चेंज योर सेल्फ, यू नीड टू बी कमिटेड, हुएवर यू आर, यू हैव टू बी आंसरेबल। थैंक यू।
थैंक यू सो मच गैना जी, थैंक यू सो मच। दोस्तों आपको क्या है कहना, कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलता हूं मैं, थैंक यू सो मच। थैंक यू।